पेमेंट लिंक से पाएं उधारी फटाफट। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है नेता नगरी, जिसमें हम हफ्ते भर की सियासत के बारे में चर्चा करते हैं। संवाद के लिए दो लोग चाहिए होते हैं। इस प्रोग्राम में मेरे को होस्ट, मेरे साथी, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ, लाल रंग में आया हूं मैं आज, बिल्कुल तैयार। बहुत जोर देते हैं आप रंगों पर। कई लोग कहते हैं आप कि राजदीप जी क्या रंगीन पत्रकार हैं क्या, बहुत ही कलरफुल पत्रकार हैं क्या? नहीं, एक ऐसी दुकान है जहाँ 6-7 रंग के कुर्ते मिलते हैं। मैं 6-7 रंग, जितने भी नए रंग आते हैं मैं वो कुर्ते पहनता हूँ। उसमें क्या है, जिंदगी रंग बिरंगी होनी चाहिए। नहीं, आप खास तौर पे पॉइंट आउट करते हैं कि देखो देखो, जैसे होता है ना मेले से बच्चा आता है, देखो देखो मैंने चरखी खरीदी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिंदगी में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिससे एक तरह से मुझे मेरे जिंदगी में रंगीनता आती है, उसमें से कुर्ते एक है। तो कुर्ते मेरे लिए बहुत मुझे कुर्ते अच्छे लगते हैं और रंगीन कुर्ते और भी अच्छे लगते हैं। अगर आपको लगे मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया है। बढ़िया। एक भाई साहब मिले, कह रहे थे कि राजदीप नेता नगरी में बताते रहते थे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, बेंगलुरु जा रहा हूँ, ये खाऊंगा, गोवा जा रहा हूँ, वो खाऊंगा। कोविड-19 के चक्कर में अब उनको सिर्फ दिल्ली में ही खाना पड़ रहा होगा, वो भी घर पे। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। किसी ने अब ये कहा है, राजदीप जी बहुत हो गया घूमना फिरना, अब घर बैठिए। ये फर्क आ गया जिंदगी में। भाग दौड़ बहुत थी पिछले कुछ सालों से, अब थोड़ा एक तरह से सुकून मिला है घर बैठ। वैसे भी बूढ़े लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कोविड-19 के। देखिए, मैं सीनियर सिटीजन अभी तक नहीं हूँ, अभी तक मैं जवान हूँ, ये आप जानिए। आप मुझे वरिष्ठ पत्रकार कहते रहिए, लेकिन दिल जवान है। अरे दिल तो भाई साहब जवान है, लेकिन आप 30 साल से ज्यादा हो गए आपको जर्नलिज्म करते हुए। 32। अब बताइए। ठीक है सर। आर के लक्ष्मण 50 साल तक कार्टून। अभी आपके राजदीप, अभी आपके सठियाने में कितनी उम्र बाकी है? 60 की उम्र। सठियाने में कितनी उम्र बाकी है? मैं 55, मैं 55 हूँ। 55 55। रिटायरमेंट प्लान क्या है? आई हैव नो रिटायरमेंट प्लान। मेरा कोई रिटायरमेंट प्लान इस तरह से इस समय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दिन गोवा में बैठकर जिंदगी बिताएं, समुद्र के तट पर। ये मेरा एक प्लान है। एक आम का कई पेड़ के नीचे बैठकर पढूं, म्यूजिक सुनूं और सामने समुद्र। ये मेरा एक प्लान है। प्लान करते रहते लाइफ में। मैंने तो एक जमाने में सोचा था 50 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा, अब 55 साल में भी काम कर रहा हूँ, क्या करें। चलिए नेता नगरी शुरू करते हैं। नेता नगरी में सबसे पहले इस हफ्ते की सियासी सुर्खियां। पहली सुर्खी भारत और चीन के सीमा विवाद से जुड़ी है, जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। एलएसी पर लगातार तनाव है, नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और इन सब के अंदरूनी हालात हैं, उन पर भी सियासत हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जबानी वार लगातार तेज हो रहा है। बायकॉट की मांग कि दोनों पार्टियों का, जैसे कांग्रेस का आया कि साहब इन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया, फिर कोई सामने ला रहा है, फिर अरुणाचल प्रदेश से जो भाजपा के सांसद हैं उनका बयान सामने लाया तेज है। और इन सब के बीच शरद पवार का भी बयान आता है, जो रक्षा मंत्री रहे हैं नरसिम्हा राव सरकार में, और कहते हैं कि ये ऐसा मसला है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी सुर्खी होगी राज्यसभा से। ये लगातार तीसरा सप्ताह है जब हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे और मेरे ख्याल से अगले कुछ हफ्तों में ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन अभी हम क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो टैली है राज्यसभा की वो बदल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, जिसके पास लोकसभा में लगातार दूसरे टर्म में स्पष्ट बहुमत है, उसको ये चिंता रहती थी कि कहीं राज्यसभा में हमारे लाए बिल अटक तो नहीं जाएंगे।
उसे कभी बीजू जनता दल, कभी वाईएसआर कांग्रेस, कभी एआईएडीएमके के भरोसे रहना पड़ता था। तो हम वो संख्या बल, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की स्ट्रेटजी देखेंगे, क्योंकि ये वो राज्यसभा हो गई है उसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं शरद पवार, पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये पहुंचे हैं, और बीजेपी की बेंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी पहुंचे हैं। तो राज्यसभा की गणित और रणनीति समझेंगे। और इसके अलावा तीसरी सुर्खी है मणिपुर से जुड़ी हुई। मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार पर संकट नजर आ रहा था। राज्यसभा के चुनाव में मतदान से पहले संकट शुरू हो गया था। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री इकराम एहूबी सिंह के नेतृत्व में वहां पर एक चैलेंज पेश किया गया था। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के सामने क्लेम किया गया था, क्योंकि एनपीपी के विधायकों ने जो मंत्री थे इस्तीफा दिया था, और इसके अलावा भाजपा के 3 विधायक बागी हो गए थे, टीएमसी के विधायक भी अलग हो गए। लेकिन बीजेपी ने अपना स्विफ्ट पॉलिटिकल मैनेजमेंट दिखाया। जो उनके नॉर्थ ईस्ट के फेस हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो एक्शन में आए। वो शर्मा साहब को, जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, लेकर गए। एनपीपी के विधायकों को मनाया गया और सरकार बची। तो लोगों ने कहा कि ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल भी है कि सरकार कैसे बचाई जाए, और कांग्रेस इससे बहुत कुछ सीख सकती है। तो इन 3 सुर्खियों पर बात करेंगे, और थोड़ा सा समय लगा तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और इसके इर्द गिर्द हो रही सियासत पर। हफ्ते की हस्ती में बात करेंगे बाबा रामदेव पर, जो अपनी कथित कोरोना दवाई के चलते फिर से सुर्खियों में है। इसके अलावा लेंगे आप जनता के भेजे गए सवाल, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आखिरी में देंगे फुर्सत की सलाह। तो राजदीप जी, सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के विवाद के संदर्भ में, जो देश के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज हमारा एकमेव लक्ष्य होना चाहिए, चीन के साथ किस तरह से हम चीन सेना को वहां से पीछे हटाएं। इस पर बात क्यों नहीं होती? ये सब गुमराह करने, ये डाइवर्जन टैक्टिक है। आज जब जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष पर या राजीव गांधी फाउंडेशन पर कोई टिप्पणी करते हैं 2006 में क्या हो रहा था, मैं जानना चाहता हूं। ये अब इस पर आप जरूर उनको एक्सपोज करिए, लेकिन क्या ये समय है? मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, क्या ये समय है? और शरद पवार ने मुझे इंटरव्यू में यही कहा। वो आज सबसे जो सीनियर मोस्ट एमपी माने जाते हैं, पूर्व रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फेलियर, मिलिट्री फेलियर, डिप्लोमेटिक फेलियर, इस पर चर्चा करने का समय आएगा, लेकिन ये वो समय नहीं है। और मैं देख रहा हूं टीवी चैनलों पर भी इस पर डिबेट होता है। कोई ट्वीट कर लेता है, शाम तक उस पर पूरी डिबेट होती है। समय की बात है, ये समय रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा का है, और मोदी जी की सरकार पर इसकी जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, पूरे हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम चीन को बातचीत के जरिए उन्हें वहां बाहर करें। अगर बातचीत से ना हो तो क्या हमारे सामने विकल्प है, इस पर बात हो। पर यहाँ एक दूसरे पर रोज के रोज जिस तरह के पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं सौरभ जी, ये पर्सनलाइजेशन हो गया है नेशनल सिक्योरिटी का, एंड दैट इज डेंजरस, खतरनाक है ये। राजदीप, 2-3 चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो अरुणाचल के जो सांसद हैं तापिर गाओ, वो 1.5-2 बरस से कह रहे हैं कि गुस्सा चला आ रहा है, चीन गुस्सा चला आ रहा है, कभी चरवाहों के हवाले से, कभी किसके हवाले से। अब कांग्रेस भी तापिर गाओ के बयान को ही आगे करके सरकार पर हमला कर रही है। फिर दूसरा, ये जो आपने सही कहा, जो टीवी डिबेट की जुमलेबाजी है कि दोनों एक दूसरे के नेताओं को एक्सपोज करने में लगे कि तुम बताओ 62 में क्या हुआ, तुम बताओ एमओयू में क्या हुआ, तुम बताओ मोदी जी ने क्या किया। मुझे लगता है कि चीन के जो ऑब्जर्वर होते होंगे, मीडिया ऑब्जर्वर, वो ये सिर्फ फुटबॉल देख के हंसते होंगे, खुश होते होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन आज हम पर हंसेगा, ये टीवी डिबेट जिस तरह से हो रहा है। मैंने एक इस तरह का डिबेट किया, मुझे संबित पात्रा जी चीनी एजेंट कहते हैं। मैंने कहा इस तरह की भाषा से किसको फायदा होता है? अगर आप अपने विपक्ष को चीनी एजेंट कहते हैं, वो आप पर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि आपकी कमजोर सरकार है, इससे इस समय केवल चीन को फायदा हो रहा है, और चीन के जरिए पाकिस्तान को भी होता है। मैं आपको कह रहा हूं ये समय नहीं है ये सब करने का। आपने वो अरुणाचल के एमपी की बात की। अब ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि आपके जमाने में इतने इंकर्जन हुए, चीन इतनी बार भारत में आने की कोशिश की जब यूपीए की सरकार थी, अब एनडीए में क्या हो रहा है। अरुणाचल एक सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। लद्दाख एक संवेदनशील मुद्दा है।
संवेदनशील मुद्दों को संवेदनशीलता से हमने लोगों के सामने रखना चाहिए। मेरा ये मैं तो आश्चर्यचकित हूं जिस तरह से डिबेट और डायलॉग हो रही है, और ये कोई केवल संबित पात्रा नहीं, इसी तरह से हर बड़े नेता भी कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं। जब बीजेपी के अध्यक्ष और कांग्रेस के जो बड़े नेता उनके बीच में इस तरह की बातें होंगी, ये कोई ट्विटर वॉर का जमाना नहीं है। हमारे सैनिक वॉर कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो वहां असली लड़ाई उनकी है। ये ट्विटर की लड़ाई बड़े आसान होता है, एयर कंडीशन कमरे में बैठो, किसी के बारे में कुछ कह दो कि आपने ये किया, अक्साई चिन में ये हुआ और डोकलाम में क्या हुआ। ये कोई समय है? बार बार मैं कहता हूं, अगर आपको इतनी चिंता है तो पार्लियामेंट बुलाइए, पार्लियामेंट में चर्चा हो। जैसे राजदीप, आप तो काफी समय से पार्लियामेंट भी कवर कर रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की सुगबुगाहट है कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाए? क्योंकि राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी कि हम संसद में हर सवाल का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह अभी रूस से लौट के आए हैं, सरकार तत्परता दिखा रही है रेडी टू फ्लाई सुखोई खरीदने में। तो सरकार क्या तैयारियां कर रही है और ईस्टर्न थिएटर में क्या स्थिति है, इसको बताने के लिए संसद से बेहतर जगह क्या है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। चर्चा हो रही है कि शायद अगस्त के महीने में इस तरह का सदन बुलाया जाए, लेकिन मुझे लगता है इस समय तो लोकतंत्र लॉकडाउन मोड में है, क्योंकि पार्लियामेंट की कोई कमेटी पिछले 3 महीनों से मिली नहीं है। कोई सिलेक्ट स्टैंडिंग कंसल्टेटिव कमेटी एक बार भी नहीं मिली है। शशि थरूर मुझे बता रहे थे, उन्होंने चिट्ठियां लिखी है, वो आईटी स्टैंडिंग कमेटी में है, उसके मुझे लगता है अध्यक्ष है। उन्होंने कई चिट्ठियां मंत्री को लिखी है, मंत्री ने जवाब भी नहीं दिया अभी तक। मुझे ये कहना है कि पार्लियामेंट की कोई कमेटी नहीं मिल सकती क्या वर्चुअली? ये सब बातें जो है ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ट्विटर पर नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, टीवी स्टूडियो में नहीं। और जिस तरह से पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं कि आपने देश की एक तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है एक दूसरे पर, अगर ये आरोप, आपने सही कहा, चीन इस पर हंसेगा। चीन का लक्ष्य एक साफ है, चीन जमीन चाहता है, चीन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहता है ईस्टर्न लद्दाख, पैंगोंग सो और गलवान के बीच। वो चाहेगा कि कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो जिससे उनको वहां स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले। अब ये हमारे सामने खतरनाक बात है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर गंभीरता से हम चर्चा नहीं करते। हम लोगों ने पिछला नेता नगरी किया, उस दौरान ऑल पार्टी मीट हो रही थी और फिर रात में प्रधानमंत्री ने देश से बात भी की कि ना कोई घुसा है ना कोई जमीन गई है। फिर पीएमओ का क्लैरिफिकेशन भी आया। मुझे लग रहा था कि ऑल पार्टी मीट के बाद ये जो इस तरह की छिछली राजनीति है दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, ये बंद हो जाएगी कि भाई ये एक डेली ब्रीफिंग होगी, जो चीजें मीटिंग में बताई जानी है मीटिंग में बताई जाएंगी, जो चीजें सदन में बताई जानी सदन में बताई जाएंगी, देश को भी जितनी जरूरी सूचना वो बताई जाएगी और इधर उधर से छन छन भी नहीं आएगा। एक भाई डेमोक्रेसी है ना। नहीं, मेरा और एक कहना है, संसद में डिबेट हो, उसके बाद आम सहमति से एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं और चीन को हम गलवान वैली या पैंगोंग सो में नहीं आने देंगे। ये पुरानी परंपरा है। अब ये सब परंपराएं कहां जा रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज, विभाजित हो गई, हर एक दूसरे को पर आरोप प्रति आरोप लगा रहा है। सवाल पूछना वाजिब है, मैं ये नहीं कह रहा, सवाल जरूर पूछने चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में किसी ने अगर सवाल पूछे अच्छा है, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो एक आवाज में एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। और उसके बाद किस तरह की स्ट्रेटेजी है वो हमारे मिलिट्री पर छोड़िए, हमारे आर्मी कमांडर्स पर छोड़िए। प्लीज आप मत डिसाइड करिए। यहाँ एसी कमरे में हम सब बैठकर बड़े आर्मी कमांडर बन जाते हैं टीवी स्टूडियो में, उन पर हमारे सेना में बहुत अच्छा नेतृत्व है, उनको करने दीजिए। ये दिल्ली में जो है ना पॉलिटिसाइजेशन जो हो रही है सेना की, ये जो राजनीति सेना के साथ हो रही है, सेना के कुछ अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है और मैं समझता हूं कुछ नेता भी है, ये बंद करिए। अब ये 16 बिहार रेजिमेंट के लोगों ने जो बहादुरी दिखाई है उनको हम सलाम करते हैं, लेकिन उनका आप फायदा किसी चुनाव में मत उठाइए। ये देश के सेना है, ये कोई बिहार के सैनिक नहीं है। ये सब चीजों को हमको बड़े बचकर बात करनी पड़ेगी जब हम सेना की बात करें। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी में दूसरे मुद्दे की तरफ जो राज्यसभा से जुड़ा है, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर, नेशनल ब्यूरो चीफ राहुल श्रीवास्तव।
तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल श्रीवास्तव, नेशनल अफेयर्स एडिटर, इंडिया टुडे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका डेब्यू मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दो बुजुर्गों के बीच में की तरह महसूस कर रहा हूँ। अरे ये सब छोड़ो, बुजुर्ग कुछ नहीं, अनुभवी कहिए, अनुभवी सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए। राहुल श्रीवास्तव और मैं अनुभवी हैं। आप बड़े क्या कहते हैं? राहुल जी, आप भी बता दीजिए कि आप पत्रकारिता कब से कर रहे हैं। राजदीप तो बताते रहते हैं कि मैं 80 के दशक से जर्नलिज्म में हूँ। देखिए, राजदीप के बाल बताते हैं कि वो 70 के दशक से कर रहे हैं, मगर वैसे 80 के दशक से कर रहे हैं। मैं 80 के दशक से कर रहा हूं, मगर मेरे बाल बताते हैं कि मैं 90 से कर रहा हूं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, गुड वन। राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राज्यसभा में क्या अब नंबर गेम पूरी तरह से एनडीए की गिरफ्त में आ गया है? वो 101 पर पहुंच गई है उनकी टैली, या अभी भी उनको बीच बीच में नवीन पटनायक या एआईएडीएमके या जगन मोहन रेड्डी के पास सपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा? और क्या इक्वेशन है अभी राज्यसभा में? देखिए सौरभ, राज्यसभा की जो स्थिति है वो क्या है कि राज्यसभा जिसलिए बनी थी और जिस तरह से उसके चुनाव होने थे, महबूब अली बेग साहब हुआ करते थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि चुनाव इस तरह से हो कि वोटिंग इस तरह से हो कि मेंबर्स अपनी प्रेफरेंस को लिस्ट करें, जिससे मेजॉरिटी के बावजूद विपक्षी दलों के लोग भी चुन करके आ पाएं, एक विपक्ष मजबूत हो। लेकिन ये विपक्ष का मामला जो है, स्थिति जो है अब वो बहुत बदल गई है। बीजेपी ने आने के बाद कुछ ऐसा नया एक दौर शुरू किया है कि आपकी संख्या भारी ना हो मगर जीत आपके बिलों की हो जाती है। तो बीजेपी और एनडीए के करीब 101 से 2 के करीब अब वो पहुंच गए हैं जी। लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा है टीआरएस का, वाईएसआरसीपी का, बीजेडी का, बीएसपी का और तमाम इन दलों का, जो कि आज भी बाजार में बैठे हुए मोल भाव करके तैयार आपके समर्थन होने के लिए अभी भी बैठे हैं। और ऐसे में नंबर गेम बेमानी हो गया है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड, आज तमाम मुद्दे आए, ऐसे सीए का मुद्दा आया, 370 का मुद्दा आया, इन मुद्दों पे आज तक क्लैरिटी नहीं है कि जो पब्लिक में बाहर बोलते थे, राज्यसभा में जाकर के वो उल्टा क्यों हो गया। ये बिल विरोध के बावजूद, बीजेपी और एनडीए की संख्या कम होने के बावजूद क्यों जीत गई सरकार? राहुल, किस तरह की पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है? जैसे आपने कहा कि बाजार में बैठे हैं, तो जगन मोहन रेड्डी या केसीआर वगैरह को ये लगता है क्या कि अभी केंद्र में मोदी की सरकार है, इनसे बना के रखना है तो हमारे लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है? या फिर नवीन पटनायक, क्योंकि अब तो बीजेपी ही मेन राइवल है ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी की, तो किस तरीके की पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है राज्यसभा के लिए? देखिए सौरभ, बार्गेनिंग, मैं एक पुरानी कहावत है उसको थोड़ा बदल रहा हूं जी। कि भारतीय राजनीति में कुछ ऐसी रीत चलाई, नोट नोच खसोट से राज्यसभा सीट कमाई। रीत बन गई है भारतीय राजनीति की, राज्यसभा की। अगर आप देखें तो राज्यसभा के जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें एक राज्य है छोटा सा बहुत, वो है मणिपुर जी। वहां पे जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही बढ़िया चुनाव हुआ है। 2017 में असेंबली बनती है, 28 कांग्रेस है, 24 बीजेपी है, 21 बीजेपी है, 21। 8 विधायक तोड़े जाते हैं, तोड़ करके बीजेपी की सरकार बनती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक विधायक को अंदर घुसने नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट कहती है 7 विधायक अंदर नहीं घुस सकते, स्पीकर एक को डिसमिस कर देता है, बाकियों को अंदर बुला देता है, 4 लोग इधर पलटी खाते हैं। और सोचिए, तैयारी मार्च से शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश के जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें 22 विधायक रिजाइन कब हुए थे? वो हुए थे मार्च के महीने में, रिजल्ट जून में आए हैं। इतनी लंबी तैयारियां होती हैं। राहुल, लेकिन मार्च की जो आप बात कर रहे हैं तो वो तो चुनाव ही मार्च में होने थे, कोविड की वजह से चुनाव खिसक गए, वरना तो मार्च में था। हाँ, लेकिन तैयारियां अब लंबी होने लगी हैं, तैयारियां लंबी होने लगी। एक तो सीट अपनी नंबर बढ़ाने के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा है, दूसरी हाउस के अंदर नंबरों को कैसे मैनेज किया जाए। और इसके अंदर एक सबसे बड़े राजनीति की एक रियलिटी है भारत की, जिसके अंदर नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी एक ऐसा वर्ग उभर करके आया है जिसे हम अनसेट थर्ड फ्रंट कहते हैं। हम उसको थर्ड फ्रंट नहीं मानते हैं, हम लेफ्ट पार्टीज और सबको मिलाकर के कहते हैं थर्ड फ्रंट है। लेकिन एक राज्यसभा का थर्ड फ्रंट है
जिसमें बीजेडी भी है, वाईएसआरसीपी है, टीआरएस है, कभी समाजवादी पार्टी है, कभी बीएसपी है। ये लोग मौका देख करके कांग्रेस को साइड में छोड़ के, ऑपोजिशन यूनिटी तोड़ के सरकार के साथ चले जाते हैं। उसमें एक क्राइसिस है सौरभ, जो कि बहुत बहुत जरूरी है कि चाहे जितनी भी बीजेपी अभी आगे बढ़ गई है, मगर बहुत सारे राज्यों में ये सारी रीजनल पार्टियां वो पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस को नीचे दबा के उसके कंधे पे चढ़ के ऊपर आई हैं, और इस कारण से वो किसी भी हालत में कांग्रेस की रीएंट्री नहीं चाहते हैं अपने राज्य में। तो वो कांग्रेस और बीजेपी से इक्वी डिस्टेंट तो हैं, मगर मौके पे बीजेपी उनके राज्यों में मजबूत खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वो बीजेपी का हाथ पकड़ लेती हैं और कांग्रेस को धोखा दे देती हैं। इसके साथ सौरभ, इसके साथ मैं एक बड़ी बात जोड़ना चाहता हूं। एक जमाने में राज्यसभा में जब आप गए तो वहां डिफेक्शन नहीं होते थे। एक बार आप वहां एमपी बने, आप 6 साल तक वहां एमपी बने। अब पिछले सालों में क्या हो रहा है, राज्यसभा के एमपी भी खुलेआम डिफेक्ट कर रहे हैं। वहां रिटेल डिफेक्शन भी हो रही है, होलसेल डिफेक्शन भी हो रही है। देखिए, डिफेक्शन की राजनीति, फिर टीडीपी तोड़ना, समाजवादी पार्टी को तोड़ना, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल रिजाइन कर लेता है, जैसे नीरज शेखर ने किया, फिर भाजपा उसको टिकट दे दिया, वो चुनकर फिर से आता है राज्यसभा में। ये जो राज्यसभा, जिसे एक समय हमारे जो संविधान जब बनाया गया था, राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा गया, हाउस ऑफ एल्डर्स, कि एक तरह से वो पार्लियामेंट पर अपनी, लोकसभा पर अपनी निगरानी रखेगा अपने अनुभव के जरिए, और कहीं ना कहीं जो हमारी विपक्ष और सरकार के बीच में एक कोशिश करेगा समन्वय लाने के लिए, या कम से कम इतने बड़े देश में हर पक्ष को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। वो होता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वहां भी उसी तरह की राजनीति हो रही है। पहले पैसे की राजनीति थी, इंडस्ट्रियलिस्ट आने लगे राज्यसभा में। राजनीति में हो सकता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लगूं यहाँ पे, लेकिन ये हम लोग एकदम से जब 2019 और 20 में बैठ के बहुत ही प्यूरिटन अप्रोच के साथ ऐसे बात करते हैं कि लगता है कि 80 और 90 के दशक में या आज से 30-40 साल पहले तो सब कुछ अच्छा होता था, जबकि मैंने याद है कि इसी राज्यसभा में जयंत मल्होत्रा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे बीएसपी के, और दूसरी पार्टियों के टिकट से जाते थे। इसी राज्यसभा में जाते थे, इसी राज्यसभा में विजय माल्या जाते थे, किन किन पार्टियों के जाते थे। इसी राज्यसभा में यूपीए अमर रहेगा नारा लगा इसी लोकसभा में। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये अभी इधर होने लगा है 2-4 साल से। मैंने ये नहीं होने लगा, ये कहा जा सकता है। दूसरी चीज जो राहुल जी ने कही कि नंबर गेम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी भी तरह से जीत के पहुंचे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट थी उसकी तो धज्जियां हो गई है ना। वो तो आप जब जोड़ तोड़ करते हो, कभी आपके हरियाणा में चुनाव होते हैं तो इंक बदल जाती है, कलम बदल जाती है, कभी आपके गुजरात में विधायक एकदम बगावत करने लगते हैं, कोर्ट में चला जाता है, कभी आपके गहलोत और पायलट आपस में स्कोर सेटल करने लगते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं लगती है सर। आप नहीं, शेखर के जमाने में भी एक फर्क है, राव के जमाने में भी नहीं, एक फर्क है। जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा हुआ करती थी, खास करके अगर आप देखें असेंबली लेवल पर तो बहुत हुई है। इंदिरा गांधी ने तो पूरी तरह से, जब हरियाणा की सरकार, भजन लाल जब कांग्रेस में शामिल हुए, तब होलसेल एक तरह से डिफेक्शन हुआ करता था। अब क्या हुआ है कि पिछले 20-25 सालों में जब कोलिशन सरकारें आई, किसी भी पार्टी को राज्यसभा में पूर्ण तरह से बहुमत नहीं। ये जानिए फर्क क्या आया है। इसलिए राज्यसभा एक तरह से देश का आईना होना चाहिए हमारी राजनीति का। उस कोलिशन स्ट्रक्चर से उभर कर आने के लिए भाजपा ने एक तरह से, जो इंदिरा गांधी ने असेंबलीज और लोकसभा में किया था, आज राज्यसभा में कर, कि हमें हमारा वर्चस्व केवल लोकसभा में नहीं दिखाना कि हमारे पास 300 सीटें हैं, अब हमें दिखाना कि राज्यसभा में भी हमारा कंट्रोल है। क्योंकि जो राज्य है जहां बीजेपी की पकड़ नहीं है, जैसे मणिपुर का भी उदाहरण हुआ या आंध्र प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया, वहां बीजेपी पार्टी नंबर 1 नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने वहां जोड़ तोड़ की राजनीति करके, राज्यसभा में जोड़ तोड़ की राजनीति करके एक तरह से अपनी पकड़ बना ली कि हम राज्यसभा में भी अब नंबर 1 मेजॉरिटी पार्टी बनना चाहते हैं। जहां तक आप देश को देखें, ऐसा नहीं है कि देश में बीजेपी राज्यों में, हर राज्य में मेजॉरिटी पार्टी है, लेकिन जहां मेजॉरिटी भी नहीं है वहां भी किस तरह से हमें राज्यसभा की सीटें मिलते, इस पर, जैसे मध्य प्रदेश में जो हुआ,
मध्य प्रदेश में अगर आप नंबर देखें तो कांग्रेस के 2 बनने वाले, 2 तो साफ आने वाले थे और तीसरा भाजपा का आने वाला था, या 2-2 होने वाले थे। भाजपा ने उसको बदल दिया क्योंकि कांग्रेस को तोड़कर आप एक राज्यसभा सीट के लिए आपने एक तरह से कांग्रेस को वहां तोड़ दिया। ये जो हो रहा है ना कि हर एक सीट के लिए ये बीजेपी के आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। आप पॉजिटिव तरह से ले लें कि देखिए कितने बीजेपी, अब वो वाजपेयी अडवाणी की बीजेपी नहीं है कि हर एक सीट के लिए अब ये नई बीजेपी अमित शाह और मोदी की लड़ती है। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है कि कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। आप जो भी करो साम दाम दंड भेद। वही वाईएस चौधरी टीडीपी के जब एमपी थे और सीएम रमेश बीजेपी ने कहा था ये करप्ट है, जब वो चंद्रबाबू नायडू के साथ थे। वही राज्यसभा एमपी आपके पार्टी में आते हैं तो क्या वो गंगा की तरह वो पवित्र हो जाते हैं? ये सौरभ, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो डिटीरिएशन है या ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आज की परेशानी राजदीप बयान कर रहे हैं, ये कोई एक दिन की गिरी हुई बिजली नहीं है। ये रोज सड़ता हुआ आम है। ये पेड़ पे लगा है, ये रोज सड़ा है। मुझे याद है कि एक उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था जिसमें हमारे जैसे वर्ग के एक पत्रकार महोदय पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। वो लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी एक बनी थी, कांग्रेस की टूट होने से नरेश अग्रवाल ने बनाई थी, और उस पार्टी के एक दिग्गज पत्रकार को टिकट दिया। उस पार्टी के पास बात कर रहे हैं राहुल जी, खुल के नाम लीजिए, नेतागिरी है साहब ऐसा है कि देखिए, इशारा ऐसा करिए कि आप भी जान जाए और सब जान जाए। नाम में कुछ नहीं धरा है। तो 19 पार्टियों एमएलए की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, वो विधानसभा में। वो जब जीत के आए तो मैं बाहर खड़ा था कैमरा और माइक लिए, और मैंने पूछा कि साहब गजब कर दिया, 19 लोगों की पार्टी 37 वोट लेके आप जीत गए। तो उन्होंने कहा लोकतंत्र की रक्षा होगी। तो लोकतंत्र की रक्षा होगी, 2 लेवल पे सौरभ मंडी लगती है, पहले राज्यसभा चुनाव के लिए और उसके बाद राज्यसभा में किसी बिल को पास करने के लिए। एक 5-6 साल में एक बार लगती है और एक लगती है हर साल में, हर सेशन में बिल को पास कराने के लिए। परेशानी यह है कि जब आपने एक समय पे बिरला साहब को टिकट दिया था, तब आपने नहीं सोचा था कि भगोड़ा विजय मल्ल्या भी पार्टियों को चंदा देकर के चुनाव लड़के राज्यसभा में आ जाएगा। ये आपने उस समय नहीं सोचा था। मगर बुरी शुरुआतें ऐसे ही हुआ करती हैं। बहुत सारे लड़कों ने सिगरेट पीना ऐसे शुरू किया कि टशन में शुरू कर दिया, मगर करते करते बाद में हुआ कि दमा हो गया या कैंसर हो गया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात राहुल ने कही सौरभ जी, विजय माल्या की। अब विजय माल्या को लीजिए ना, किस तरह से विजय माल्या ने अपनी राजनीति कर्नाटक में खेली। और क्यों खेली? क्योंकि कर्नाटक में उस समय गठबंधन की राजनीति थी, कोई एक पार्टी के पास बहुमत नहीं था। उसका पूरा फायदा एक तरह से विजय माल्या ने उठाया। कहीं भाजपा के साथ समझौता कर दो, कहीं जेडीएस के साथ समझौता कर दो। देवेगौड़ा की पार्टी बिल्कुल तैयार थी इस तरह का समझौता करने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मंडी आज से शुरू हुई है, लेकिन मंडी जिस तरह से पूरे देश भर में अब बढ़ गई है, राज्यसभा को मुझे दुख हो रहा है आज कि हम कह रहे हैं कि राज्यसभा मंडी बन गई है, पॉलिटिकल मंडी बन गई है। आप मुझे ये बताइए कि ये मॉरलिटी वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली। राहुल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि वेंकैया नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में संसदीय मंत्री रहे, अभी उपराष्ट्रपति होने के नाते पदेन सभापति हैं, हरिवंश उपसभापति हैं। आप जैसी लोकसभा को चलाने में दिक्कतें आती, क्या राज्यसभा में ज्यादा गरिमामय ढंग से प्रोटेस्ट और डिबेट होती है, या उसका स्तर भी लोकसभा जैसा ही है कि वॉकआउट, थपथपाओ और वो सब? सौरभ, एक बार जब चावल में घुन लगता है तो ये नहीं देखता कि मैं किस बोरे में लग रहा हूं, वो चावल में घुन लग जाता है। राज्यसभा ने भी ऐसे ऐसे दिन देखे हैं सौरभ। पिछले कुछ सालों में राज्यसभा में कम से कम 3 बार तो हाथापाई की नौबत आई है, धक्का मुक्की हुई है, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने ये भी देखा है कि राज्यसभा के अंदर लोकपाल जैसा जरूरी बिल, जो कि इस देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोर्ट तक कह चुकी थी कि ये पास होना चाहिए, उसका बिल हाउस में आता है। विपक्ष का एक बहुत बड़ा गैंग, जो आज कांग्रेस के साथ बहुत सारे लोग एक समय पे दिखते थे, वो बीजेपी विपक्ष में बीजेपी के साथ आ जाते हैं। इतने अमेंडमेंट आ जाते हैं सौरभ उस बिल में कि सरकार के अमेंडमेंट कम बढ़ जाते हैं। अगर वो सारे अमेंडमेंट पास हो जाते तो लोकपाल के बिल में सिर्फ 2-3 पॉइंट सरकार के होते, बाकी बिल विपक्ष का होता। रात को 12 बज जाते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि साहब सेशन तो आज रात भर तक का था, अब क्या किया जाए आगे।
ये भी दिन देखे हैं राज्यसभा ने जब लोग टोपियां लगा के प्रोटेस्ट की टी शर्ट्स पहन के मुंह पे काला कपड़ा लपेट करके राज्यसभा में बैनर लेकर के उतरते हैं। देखिए ये हाउस ऑफ स्टेट्स है। हाउस ऑफ स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जब कांग्रेस अपनी लोकसभा में पकड़ खो रही थी, वो ये नहीं सोच रही थी कि वो धीरे धीरे आग पहुंचेगी राज्यों तक। कांग्रेस ने लोकसभा में पकड़ खोई और उस पकड़ को बरकरार रखने के लिए उसने तमाम तरह के स्वांग किए। वो राज्यों में भी जगह जमीन खोती गई। 1989 में वो उत्तर प्रदेश हमेशा के लिए खो गई। और जब एक बार आप उत्तर प्रदेश खोलेंगे, उसके बाद आप राज्यसभा में कभी मेजोरिटी नहीं पकड़ पाएंगे। ये करते करते ये आया हालात कि किसी भी दल का अब बहुमत होता ही नहीं है राज्यसभा में। विपक्ष के बहुत सारी रीजनल पार्टीज मिलके एक स्वमोल भाव का एक ग्रुप बन जाता है। एक कांग्रेस है और एक बीजेपी, दोनों के पास नंबर नहीं है। दोनों मौका देख करके अपनी अपनी सेटिंग करते हैं। सेटिंग और जुगाड़ से राज्यसभा आज की तारीख में चलती है। कम से कम लोकसभा में कहा जाए तो नंबर के गेम पे गेल चल रहा है, लेकिन राज्यसभा में जुगाड़ और सेटिंग पे चल रहा है। नहीं पर ये चलिए, बहुत शुक्रिया राजदीप जी, समय की कमी है जी। नहीं, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जी कहिए फटाफट। एक जमाने में राज्यसभा में हाई क्वालिटी स्पीचेस के लिए लोग माने जाते थे। राज्यसभा मतलब एक गंभीरता के साथ बहस हो, और क्योंकि कई ऐसे राज्यसभा को लाया इसलिए क्या है, जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना चाहिए, सिरा के खाना चाहिए, कि तसल्ली से बहस हो कानून बनने से पहले। नहीं, लेकिन देखिए एक ऐसा जमाना था कि वहां के जो नेता थे, ऐसे देश में कई नेता थे जो चुनाव नहीं जीत पाते थे लेकिन वक्ता बड़े अच्छे थे। उनको हमेशा पार्टी खुद राज्यसभा में जगह देती थी। वाजपेयी जी जब हारे लोकसभा में, राज्यसभा में चले गए, क्योंकि लोग चाहते कि कम से कम पार्लियामेंट का ओहदा जो है वो ऊपर उठे, क्योंकि वाजपेयी जी वक्ता थे। आज वो नहीं होता है। आज क्या होता है, खास करके कांग्रेस पार्टी में, कि आप किससे जानते हैं, नेटवर्क से बात होती है। तो कोई वक्ता हो, कोई अच्छा वक्ता हो जो वाकई राज्यसभा का लेवल ऊपर करे, ऐसे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है दुख की बात है कि सेटिंग से राज्यसभा, जैसे राहुल का शब्द है, आपके हिंदी वर्ड का शब्द है, सेटिंग से राज्यसभा मत बनाइए। राज्यसभा बननी चाहिए लोगों की काबिलियत पर। बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव जी, नेता नगरी में जुड़ने के लिए। आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे। आपके लंबे अनुभवों का बाल जिसकी गवाही नहीं देते, फायदा लेने के लिए थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेता नगरी में अगले सेगमेंट की तरफ। अगले सेगमेंट में हम मणिपुर की स्थिति के बारे में बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया टुडे मैगजीन के वरिष्ठ पत्रकार कौशिक डेका। तीसरा मसला मणिपुर का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एन बीरेन सिंह की सरकार बचाने में सफलता हासिल की। इस पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कौशिक डेका। कौशिक, क्या रहा, हेमंत बिश्व शर्मा की पॉलिटिकल मैनूवरिंग रही या फाइनली दिल्ली ने दखल दिया? एनपीपी के जो 4 लोग नाराज थे, रात दिन मुख्यमंत्री को कोस रहे थे इस्तीफा देके मंत्री, और लग रहा था कि ओकराम इबोबी सिंह की सरकार बन सकती है, जिस तरह से वो नजमा हेपतुल्ला पे प्रेशर बना रहे थे। फिर फाइनली बीजेपी ने सरकार बनाई कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है और इसमें काफी हिस्ट्री है। ये आज की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है। मैं राजीव सर को देख रहा हूँ और जिस दिन ये पहली दफा हुआ था 17 तारीख को, मैंने एक मैसेज भी भेजा था उन्हें कि ये बताते हुए कि ये अब खेल होगा ओकराम इबोबी सिंह और हेमंत बिश्व शर्मा दोनों के पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे। एक तो पॉइंट ये है, लेकिन इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़े वापस जाना पड़ेगा। प्लीज। 2002 से लेके 2003 से लेके 2017 तक वहां पे मणिपुर में गवर्नमेंट था ओकराम इबोबी सिंह का, और उनके 2 खास लोग थे। एक तो उनके मिनिस्टर थे जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, जो आपका चीफ मिनिस्टर है, सीएम है जी। और उस समय डीजीपी रहा करते थे युमनाम जॉय कुमार, जो अब मणिपुर गवर्नमेंट में डेप्यूटी सीएम है और एनपीपी में। तो देखिए ये तीनों लोग जुड़े हुए थे, एक साथ थे एक समय पे। 2015 में जय कुमार ने बीजेपी ज्वाइन किया था पहले। बीजेपी में उन्हें टिकट नहीं मिला। 2017 के इलेक्शन में खफा हो गए, उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी और एनपीपी ज्वाइन कर लिया। इलेक्शन लड़ा, वो जीत भी गए। उसी तरह बीरेन सिंह, ओकराम इबोबी सिंह के साथ उनका कुछ हुआ, अनबन बना, तो वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए और 2017 में वो मुख्यमंत्री बन गए। बाद में ये एनपीपी का युमनाम जय कुमार और बीजेपी का, नया बीजेपी का एन बीरेन सिंह, दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने।
लेकिन दोनों में जो एक समय इबोबी सिंह के खास हुआ करते थे, दोनों में कभी बना नहीं ठीक से। और ये जो अनबन चलता रहा, ये जाके 2020 में जय कुमार ने जब वो रेजिग्नेशन भी दिया और उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया, तो क्राइसिस हो गए। अब इस क्राइसिस में दो खिलाड़ी मैदान में उतरे। एक तो हम सब जानते हैं हिमंत बिश्व शर्मा, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी कुछ भी हो जाए, बीजेपी के लिए संकट आ जाए, तो अगर वहां पहुंच जाए हिमंत बिश्व शर्मा तो मान लीजिए वो संकट खत्म हो जाएगा। ये मैं 2 दफा प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। एक बार तो लाइव टीवी में राजदीप के साथ मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था जब वो मेघालय में गवर्नमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मैंने बोल दिया था कि बीजेपी का हिमंत निकल चुका है, मतलब वो अब बन जाएगा कुछ ना कुछ। हालांकि कांग्रेस ने भेजा था अहमद पटेल जी और मुकुल वासनिक को, लेकिन कुछ बना नहीं। यहाँ पे भी कांग्रेस ने 2 भेजे थे, गौरव गोगोई और अजय माकन को, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस खेल में राजकुमार इमो सिंह ने। अब ये कौन है राजकुमार इमो सिंह? ये कांग्रेस का एक नेता है काफी दिनों से। इनके पिता जयचंद्र सिंह राजीव गांधी कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे और गांधी फैमिली के काफी क्लोज है। और इनके एक और आइडेंटिटी है, ये बीरेन सिंह जो सीएम है उनके दामाद है। लेकिन इसके बावजूद राजकुमार इमो सिंह ने कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। वो कांग्रेस में ही थे, अब तक कांग्रेस में ही चल रहा था। लेकिन कई लोग मणिपुर में बोलते हैं कि इनके सौभाग्य थे कि वो कांग्रेस का जो प्रिविलेजेस है, जैसे कांग्रेस में जो प्रोमिनेंस उन्हें मिलना चाहिए था वो भी मिला था। कई लोग बोल रहे थे कांग्रेस के नेक्स्ट नेता इबोबी सिंह के बाद राजकुमार इमो सिंह ही बनेंगे, और साथ में जो मुख्यमंत्री के दामाद होने के जो फायदे हैं वो भी उन्हें मिल रहे थे। तो आखिर में क्या हुआ, जब संकट में आ गए ससुर जी, तो दामाद ने छोड़ दिया साथ इबोबी का, और राज्यसभा इलेक्शन में खुद भी वोट किया बीजेपी के लिए, जहां पे हम देख रहे थे कि कांग्रेस के पल्ला भारी है। खुद भी वोट किया और साथ में एक एमएलए ले आए। अब ये कौन है? ये ओकराम इबोबी सिंह के नेफ्यू है, भतीजा। अब देखिए फैमिली में ही तो बगावत कर रहे हैं और उन्हीं के परिवार वाले खिसक लिए बीजेपी के साथ। जी, और ये सारे खेल में जो रोल प्ले किया, कुछ फोन कॉल्स और एक विजिट हिमंत बिश्व शर्मा के। तब तक राज्यसभा इलेक्शन तक तो हिमंत बिश्व शर्मा ने विजिट भी नहीं किया था, वो फोन पे ही चला रहे थे काम। लेकिन ये खेल है, ये बहुत पुराना खेल है, अलग अलग लोगों की अलग अलग किरदार है, लेकिन आप इसको एकदम पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह पढ़ सकते हैं। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन आखिर बाजी एज यूजुअल हिमंत बिश्व शर्मा ने मार लिया। और शायद राहुल गांधी फिर से अपने उस डिसीजन पे पछता रहे होंगे कि क्यों जाने दिया, क्यों कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे। देखिए सौरभ, एक बात है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो केंद्र में सरकार होती है, उनको एडवांटेज है। हेमंत बिस्वा शर्मा जरूर एक क्राइसिस मैनेजर उभर कर आए हैं बीजेपी के लिए, संकट मोचन कहिए जो भी है। लेकिन आप ये जानिए, जब अगर सरकार कल केंद्र में बदलती है और हेमंत तो भाजपा में फिर रहते हैं और फिर इसी तरह से मणिपुर या मेघालय में अपना चमत्कार दिखा पाते हैं, तो मैं वाकई मानूंगा उनको। आप जानिए, ये जब आपके पास केंद्र में सरकार होती है, पूर्वोत्तर के राज्य की पॉलिटिक्स मैनेज करना आसान होता है। आसान नहीं, लेकिन कुछ हद तक आसान होता है। राजदीप, असम में बीजेपी जीती ना? नहीं, मैं कह रहा हूं, आप जो छोटे राज्य पूर्वोत्तर के हैं, अगर आपको 4 एमएलए एक तरफ करने, 3 करने, ये देखिए वहां एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं है। वो मेरे गोवा की तरह है। 1990 के दशक में गोवा में 9 सरकारें हुई। क्यों? क्योंकि छोटी सरकारें थी, 2 एमएलए यहाँ से, 1 एमएलए वहां से ले लो, सरकार बनती थी या बिगड़ती थी। उसी तरह से मणिपुर जैसे राज्य में भी यही हुआ है। कई सालों तक इबोबी सिंह ने एक तरह से स्थिरता लाई, 15 साल 14 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे। उसके पहले मणिपुर का इतिहास देखिए, सरकारें लगातार बदलती गई या मुख्यमंत्री कम से कम बदलते गए। अब भाजपा ने भी निर्णय लिया है कि एक जमाने में जो कांग्रेस करती थी पूर्वोत्तर राज्यों में, अब हम करेंगे। हमारे केंद्र में सरकार, ये आपको सीबीआई भी तो पहुंच गई। नहीं, कौशिक ने एक बात नहीं बताई। ये जो 4 एनपीपी के एमएलए थे जो बागी होने वाले थे और कांग्रेस में के साथ समझौता करने वाले थे जय कुमार को लेकर, उनको हेमंत बिस्वा शर्मा कहां ले आए मेरे दोस्त? दिल्ली ले आए। किसको मिलने? आपके दोस्त अमित शाह जी को। आप जानिए
कहानी में ट्विस्ट होती है, ये कोई डायरेक्ट कहानी नहीं होती। मणिपुर की राजनीति को दिल्ली एक तरह से कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि दिल्ली दबाव कर सकता है, कुछ लोभ दे सकता है। अब ये जो डीलिंग्स जो होती है, जब आपको पास केंद्र में सरकार होती है तो ये आसान नहीं, जैसे मैंने कहा कुछ हद तक। कॉनराड सांगमा, एनपीपी के नेता, मेघालय के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह, जब ये तीन एक साथ आ जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे? 4 एमएलए, दूसरी तरफ अजय माकन और गौरव गोगोई, कहाँ बराबर का मुकाबला ही नहीं था मेरे दोस्त। राहुल गांधी, अरे क्यों नहीं किया बराबर का मुकाबला? क्यों ऐसे कमजोर भेजे? हेमंत बिश्व शर्मा तो 10 साल से यही कह रहे हैं कि आप गौरव गोगोई को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? जिन्होंने आपकी पार्टी को मजबूत किया उनको आगे बढ़ाओ। देखिए, वो कमजोरी कांग्रेस हाईकमांड में है कि वो जो बीजेपी में, अब जो नई बीजेपी जो है कि हर एक सीट के लिए लड़ेगी। मणिपुर में क्या एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई हुई है? लेकिन एक राज्यसभा सीट भी आप नहीं छोड़ेंगे, एक सरकार भी नहीं छोड़ेंगे। 28 सीट कांग्रेस को आई ना, 60 मेंबर असेंबली में 2017 में चुनाव हुए, बीजेपी को 21 आई, फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। जो गोवा में हुआ वही मणिपुर में हुआ। बीजेपी, ये जो नई बीजेपी है, ये कुछ भी करेगी सत्ता के लिए। और कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, और उनके नेता, अगर नेता ज्यादा टाइम ट्विटर पर करे तो सरकार कैसे बनेगी या बिगड़ेगी आपकी? कौन करेगा? बचाएगा कौन सरकार? सरकार बचाने या बनाने के लिए? मैं ये बात तो मान रहा हूँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट के गवर्नमेंट पे है, बहुत सारी वजह, हिस्टोरिकल वजह है, कांग्रेस के साथ भी अलाइन रह चुके हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि वहां पे और एक स्टेट है मिजोरम, जहां पे बीजेपी कुछ नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट मेघालय में भी बीजेपी कुछ नहीं कर पा रहे। ये जरूरी नहीं है कि बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है वो कुछ कर पाएंगे, और ये सारे पैसे का ही खेल है। इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं, जैसे कि मेघालय के मैं इंपॉर्टेंट केस बोल रहा हूँ, वहां पे सिर्फ 2 बीजेपी एमएलए है। ये जरूरी नहीं कि इसलिए बीजेपी के साथ अलाइन किया, क्योंकि वो बात होते तो जो मिजोरम के सरकार है वो भी बीजेपी के साथ अलाइन करते। उन लोगों ने नहीं किया। ये दोनों क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, और वहां पे दिक्कतें हैं लोकल पार्टीज का बीजेपी के साथ अलाइनमेंट करने में। लेकिन कौशिक जी, माफ कीजिए, लेकिन सब एनडीए में है आज की तारीख में। कॉनराड सांगमा एनडीए में वो लोग है, एनडीए में शामिल है। वो तो फॉर्मूला नॉर्थ ईस्ट के पार्टी का फॉर्मूला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, सेंटर में जो होते हैं, उनको वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उससे काफी सारे इश्यूज होते हैं, जैसे डेवलपमेंट फंड इत्यादि। लेकिन जो स्टेट लेवल पे है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वहां पे बगावत ही नहीं होते। सबसे पहले बगावत करने की, बगावत किया, बार्गेन किया। कौशिक, एक बात, छोटी सी बात मुझे बताइए। इबोबी सिंह जाते हैं अपना दावा पेश करने पिछले हफ्ते कि मेरे पास अब मेजोरिटी है। एक हफ्ते बाद क्या होता है? सीबीआई की पुरानी जो केस है उनके खिलाफ उनको समन किया जाता है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, वो बाद में हुआ, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उससे पहले वो होता तो वो राजकुमार इमो सिंह बहुत पहले ही ससुर जी के पास आ जाते। क्यों अब तक वेट करना पड़ा राजकुमार इमो सिंह को वो शिफ्ट करने में? या वो जो ओक्राम हेनरी है, उन्होंने जो बगावत किया, या जो बगावत नहीं, एक तरह से उसने क्रॉस वोटिंग किया, और बाकी जो एनपीपी के लोग हैं, या ये जो बाकी और एक टीएमसी के लोग हैं, उन लोगों ने जो बगावत किया, अब किया बहुत क्यों किया? अगर इतना ही डर होता बीजेपी का, वो नहीं करते। और वो मणिपुर एक ऐसी, आपने एक बात सही बोला है कि वहां पे गोवा की तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं चलता है। ये सारे खेल पर्सनल इक्वेशन का है, क्योंकि वो मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहां पे टीएमसी, ममता बनर्जी के टीएमसी बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके अब तक कर रहे थे। अभी वो टीएमसी का एमएलए ने शिफ्ट मारा कांग्रेस की तरफ, और मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन वहां रहेंगे, वो भी वापस आ जाएंगे इधर। तो वहां पे और गोवा पे भी शायद एक बात है कि वहां पे इंटरपर्सनल इक्वेशन कैसे होते हैं, और यही पे ये जो हिमंत बिश्व शर्मा है, इनका रोल मजबूत है। क्योंकि उस दिन मैं उनसे बात कर रहा था तो एक बात का दुख प्रकट किया बातों में। वो बात ये था, मैंने बाद में सोचा कि मुझे ना आजकल के जो कांग्रेस के नेता उभर के आ रहे हैं, वो नए आ रहे हैं, तो उनसे मेरी ज्यादा जान पहचान कम होते जा रहे हैं। ये उनके दुख की बात है। और तब मुझे सोचने पर मैंने मजबूर हुआ कि
शायद इनका सबसे बड़ा गेम प्लान यही है और स्ट्रेटेजी यही है, इनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हर पार्टी में इनके लोग हैं, ये जानते हैं उनके साथ एक वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, कल किसी और पार्टी में चले जाए हिमंत बिस्व शर्मा, इनका जो पर्सनल इक्वेशंस है अक्रॉस पार्टी लीडर्स के साथ, ये मैंने देखा है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं में, जैसे शरद पवार में है, आप ज्यादा जानते होंगे, दिग्विजय सिंह में है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस है, इनके जो इक्वेशन सिर्फ अपने पार्टी को साथ में लेके चलने में ही नहीं मानते, वो सोचते हैं कि पूरे अक्रॉस पार्टी उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही बैठना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के पास बहुत कम नेता हैं जो, जैसे कौशिक ने कहा, जिनकी इस तरह की नेटवर्क है। हर पार्टी, हर तरफ मेरे, चारों तरफ मेरे आदमी हैं, ऐसे बहुत कम नेता बच गए हैं कांग्रेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वजह है कि कांग्रेस कमजोर पड़ जाता है कभी कभी इस तरह की खेल में। ये सब पैसे का भी खेल है, लेकिन नेटवर्क और पर्सनल रिलेशनशिप का भी खेल। एक मैं कौशिक, पैसे का जरूर है। कौशिक, मैं इस सेगमेंट का एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब ये इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा पे किसी किस्म की पर्देदारी नहीं है। अभी वहां के सैफसालार है, वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। बीच बीच में खबरें आती कि अब हेमंत बिस्व शर्मा थोड़े डाउन हो गए, फिर एकदम से उनकी जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो समझ में आने लगती है। उनको क्या लगता है बीजेपी उनको कब प्रोजेक्ट करेगी? क्या उनको केंद्र में लेके आएगी? और वहां पर सर्बानंद और हेमंत बिस्व के आपस में किस तरीके का रिलेशन है? पावर का डिवीजन किस तरह का है? देखिए, ये जो लास्ट 4 साल हो गया है, इसमें दोनों नेताओं को एक बात की क्रेडिट देना पड़ेगा कि दोनों ने अपने बीच जो तनाव है, नहीं है, जो भी है, उन दोनों ने अंडरप्ले करके रखा है। उन्होंने एक बार भी मौका नहीं दिया कि वो बाहर उभर के आए। जहां पे भी कोई दिक्कतें आए तो दोनों ने आपस में सुलझा लिया, क्योंकि दोनों को इस बात का एहसास है कि बाहर आ जाएंगे तनाव तो दोनों को ही नुकसान हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि कितने लंबे वेट करेंगे। बीजेपी सेंट्रल कमान के लिए ये दिक्कत है कि कोई सर्बानंद सोनोवाल के भी एक अपना पॉपुलैरिटी है, एक अपना इमेज है, और एक स्कीम पे वो भी फिट बैठते हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा तो इंडिस्पेंसेबल ही हो गया है एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में। तो अब कितने देर हेमंत बिस्व शर्मा वेट करेंगे, अपने एम्बिशन को नीचे रखेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है, समझ लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई ऐसे अगर आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिले हेमंत बिस्व शर्मा से कि मैं थक गया हूँ राजनीति से और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं थोड़ा सा संन्यास लेना चाहता हूँ, फैमिली को टाइम डिवोट करना, अब इसमें भी आप गलत नहीं ठहरा सकते उन्हें कि वो अब डिमांड करे कि मुझे कुछ रिवॉर्ड दे दो। काफी उन्होंने बीजेपी के लिए करके दिया। और बीजेपी सेंट्रल कमान के लिए भी ये दिक्कत है कि एक सीएम को लोकल पॉलिटिकल इक्वेशन को भी देखना पड़ेगा, जो कास्ट इक्वेशन नहीं है असम में, एथनिसिटी पे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। तो इन सबको देखते हुए बीजेपी सेंट्रल कमान के लिए यह चैलेंज होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा को कैसे एकोमोडेट करे, क्या उनके एम्बिशन को फुलफिल करने दिया जाए, और अगर वो हो जाए तो सर्बानंद सोनोवाल को कैसे एकोमोडेट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने ये बहुत बड़ा चुनौती है। नेता नगरी का अगला सेगमेंट हफ्ते की हस्ती। इस हफ्ते की हस्ती है बाबा रामदेव। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कौशिक डेका ने बाबा रामदेव की बायोग्राफी लिखी है, इसलिए हमने उनसे इसरार किया कि आप भी रुकिए। बाबा रामदेव जो कोरोना की कथित दवाई लॉन्च करने को लेकर खबरों में है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इन सब के चक्कर में जो आयुर्वेद की साख है, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से योग और आयुर्वेद को बहुत मानता हूं, फॉलो करता हूं, लेकिन इस तरह के दावे करना जिस पर पूरी दुनिया की मेडिकल फ्रेटर्निटी हंस रही है, क्योंकि अगर असल में कोरोना की दवाई बन गई तो ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ऐसा कोई हल्ला तो दिख नहीं रहा। जो उसकी पूरी टेस्टिंग का प्रोसेस है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो ये बाबा रामदेव आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, कौशिक जी? देखिए, ये पहली दफा
नहीं है कि बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा क्लेम किया है जो अचंभित कर दे सबको। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे ऐसे क्लेम किया है। जैसे मैं जब किताब लिखने के दौरान उनसे मिला था तो मुझे कहा था कि गोमूत्र से सोना मिल गया। तो मैंने जानना भी चाहा, मैं गया भी था वहां अंदर, लेकिन मैं दिख नहीं पाया सोना। पर तो क्या एक अलग क्लेम था? बात है, वो गोमूत्र, पब्लिक, गाय के मूत्र से सोना? हाँ, लेकिन वो पब्लिक क्लेम नहीं था, मेरे सामने किया था उन्होंने, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया था, तो इस पे उन पे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि मेरे सामने किया था जी। पब्लिक। बट ऐसे आदतें हैं, इससे पहले भी ऐसे हमने देखा है क्लेम बाबा जी के। बट वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि जैसे आपने मेंशन किया आयुर्वेदा और योगा की, बाबा रामदेव ने और आचार्य बालकृष्ण ने इन दोनों चीजों को इंडिया में पॉपुलर किया, उनके लिए उनको क्रेडिट हमेशा जाएगा। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि ऐसे क्लेम से क्या होता है, आयुर्वेदा पे भी एक गलत इंप्रेशन आ सकता है बहुत लोगों के कि अरे ऐसे क्लेम कर देते हैं जो जिसके कोई बेसिस ही ना हो। तो मैंने वो टेस्ट कैसे किया, किस तरह का प्रोसीजर, क्लिनिकल प्रोसीजर फॉलो किया, कौन से लेबोरेटरी में किया, मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं गया नहीं, देख नहीं पाया, चेक नहीं कर पाया, तो इस पे टिप्पणी डायरेक्टली मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सारे जितने तथ्य पब्लिक डोमेन में है, जितना मैंने पढ़ लिया, जितना जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने तो सर्दी खांसी के लिए परमिशन दिया था दवाई के लिए, और बाबा जी ने इनको कोरोना के ही दवाई बना के पब्लिसाइज कर दिया। ये से ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं क्लेम और रियलिटी में गैप है। कितना बड़ा गैप है ये एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से है और साइंटिस्ट है। क्लेम और रियलिटी में जो गैप है, गैप जरूर है, लेकिन कितना गैप है, किस तरह का गैप है, कौशिक, मैं और ये मेडिकल पक्ष पे तो डॉक्टर बात करेंगे, एक्सपर्ट बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा क्लेम करने के बावजूद जिस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिएक्शन आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए, वो नहीं होता है। क्या वो इसलिए है कि बाबा रामदेव के सरकारों के साथ हमेशा से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं? एक यूपीए का एक छोड़ दें, यूपीए सेकंड का तो उसको छोड़कर, क्या ये वजह है? ये तो पब्लिक डोमेन में ही है, सबको पता है कि बाबा रामदेव का बीजेपी गवर्नमेंट के साथ या संघ परिवार के साथ, मैं संघ परिवार नहीं बोलूंगा, बट बीजेपी गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिश्ता है। परिवार का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि संघ परिवार और बाबा जी के बीच में वो बोर्ड को लेके, वैदिक बोर्ड को लेके जो तनाव है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किसको लेकर तनाव है? वैदिक बोर्ड, बाबा वैदिक बोर्ड को लेके, जी। आपको एक अपना एजुकेशन बोर्ड जैसे सीबीएसई है, ऐसे बाबा जी एक खोलना चाहते थे, वैदिक बोर्ड कहते, अपना करिकुलम होता है संस्कृत शिक्षा और हमारे जो हेरिटेज शिक्षा है, इन पे बेस करके, जिनका अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है क्योंकि आरएसएस उसके खिलाफ है। हाँ, आरएसएस के कुछ लोग इसके खिलाफ है, ये जहां तक मुझे जानकारी है जी। पर वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन बीजेपी के साथ इनका बाबा जी का रिश्ता अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए शायद अगर कोई और संगठन ये क्लेम करता बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए, तो शायद और बवाल मच जाता। या फिर अगर बीजेपी के बदले सत्ता में कोई और गवर्नमेंट होता, यूपीए हो, कोई और हो, तो भी शायद हम अलग तरह के रिएक्शंस देखते। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा शर्मिंदा नहीं, बट एम्बेरसमेंट हुआ है गवर्नमेंट को कि ऐसे क्लेम कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया में भी आ गए, लेकिन पॉजिटिवली नहीं आए। जैसे कि अब ऑक्सफोर्ड में भी वो दूसरे लेवल के ट्रायल चल रहा है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया में वो दवाई ही बन गए। लेकिन इसको लेके भी काफी सारे डाउट है, क्योंकि वी डू नॉट नो द प्रोसेस, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लेकिन ये विश्वास इसलिए भी नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि पुराने कुछ क्लेम्स है बाबा जी के, पतंजलि आयुर्वेदा के, जो खरी नहीं उतर पाए, जितना दावा किया गया था और जितना नतीजा हमें मिला। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट तो है। अब कितना फर्क है वो एक्सपर्ट बता पाएंगे, लेकिन हम इतना बता सकते हैं एज ए लेमैन कि फर्क है। जी राजदीप जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता था, अच्छा हुआ आप हमारे पास आए, कम से कम आप बाबा रामदेव की जानिए। वो मार्केटिंग मैन पहले, वेरी क्लेवर बिजनेसमैन, और आज मार्केटिंग का जमाना है। इसलिए जब उस दिन जितने भी इंटरव्यूज उन्होंने किए, वहां सब दवाइयां अपने सामने रखी थी, 3 कैमरा इंटरव्यू था।
किसी ने दिन भर में, अगर आप टीवी के इंटरव्यू दे देंगे, किसी ने उनको ऐसे सवाल नहीं पूछे जो उनको कटघरे में रखता। आप केवल सरकार की आज बात करते हैं कि सरकार के नजदीक है। अरे बाबा रामदेव तो सबके नजदीक हैं, उनके आदमी चारों तरफ है, ये भी आप जानिए। ये मत कहिए बाबा रामदेव जो है, देखिए, और आपने बड़ी बात कही, इसमें मुझे लगता है कि आयुर्वेद और योग जो है उस पर एक तरह से सवाल ना उठे। बाबा रामदेव की भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, इससे हम नकार नहीं सकते। मेरा बेटा पतंजलि की पाउडर यूज करता है और मुझे कहता है यूज करिए, बड़ा अच्छा है। मैं नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है नहीं नहीं ये पाउडर में, लेकिन कई लोग उन पर विश्वास करते हैं। तो बाबा जी हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। प्रॉब्लम ये है कि उनकी कभी कभी हमारे नेताओं की तरह मार्केटिंग ज्यादा हो जाती है, पहले हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग को मैच नहीं करता। अब नॉर्मल टाइम में ये चल जाएगा अगर आप कोई पाउडर के बारे में बात करें, लेकिन जब आप कोरोना के बारे में बात तो फिर आपको संभल कर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी हुई है दुनिया में। और तब आप कहते हैं 100%, मैंने 3 बार बाबा जी को पूछा इंटरव्यू में, आप 100% कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको 100% यानी गारंटी आप दे रहे हैं लोगों को, ये गलत है। और मुझे लगता है यहाँ आयुर्वेद मिनिस्ट्री ने अपने दखल अंदाजी थोड़े और जोर से करनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं तो कई लोग ऐसे क्लेम्स करेंगे। क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं होती नॉर्मल टाइम्स में, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। यहाँ लोगों को देखिए, कायदे से तो नॉर्मल टाइम में भी ड्रग्स को लेके रूल इतने सख्त होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली भारत में नहीं है। ओवर द काउंटर दवाइयां में कोई भी कुछ भी क्लेम कर देता है। लेकिन देखिए, कोरोना के जमाने में कई लोगों ने क्लेम किए हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लीजिए, कुछ भी, इट विल वर्क। देखिए, इंडिविजुअल कंपनी ने नहीं किए हैं, लेकिन ये बातें तो चलती रही है मेडिकल की। देखिए, इसमें ऐसा हुआ ना कि डॉक्टर्स ने अवेलेबल डेटा और अवेलेबल मेडिसिन के कॉकटेल को इस्तेमाल करके बचाने की कोशिश की, बट किसी फार्मा कंपनी ने ये नहीं कहा कि भाई ये दवा खा लो। सर, किसी ने ये नहीं कहा, बट बाबा रामदेव एक तरह, जैसे मैंने कहा, वो एक बिजनेसमैन भी है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस बिजनेस, लेकिन व्हेन यू मेक अ क्लेम, आपको वो क्लेम बैक करना पड़ेगा पूरी तरह से। कोरोना जैसे मुद्दे पर मैंने कहा ना, पाउडर आप चला रहे हैं, ये पाउडर जो मेरी है ना, वो आपका सुगंध और कर देगी, वो तो दैट आई हैव नो प्रॉब्लम विद। बट व्हेन यू से 100% क्योर, फिर मुझे लगता है बाबा रामदेव कहीं कमजोर। और मेरा ये कहना है, आप बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि राजस्थान सरकार कह रही है हम एफआईआर करेंगे उस एजेंसी के या कॉलेज पर जिसके साथ बाबा रामदेव ने ये ट्रायल्स किए हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और आप देखेंगे केंद्र और उत्तराखंड की सरकार बाबा को बचाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भी, जब ये दवा लॉन्च हुई तो अगले दिन ही ये आ गया कि इन्होंने हमसे कोई अप्रूवल नहीं लिया। वहां की सरकार है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के बारे में कोई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ये आज कह रहा हूं कि बाबा रामदेव को आप एक व्यक्ति की तरह मत देखिए, ये एक आज के जमाने के एक तरह से गुरु हैं। आप टीवी पर कितने बार देखते हैं, हर चीज पर बात करते हैं टीवी पर। हम उनको आधे घंटे का शो देते हैं कोरोना पर, वो आते हैं बोलते हैं कोरोना पर। हम भी उसके लिए जवाबदार है कि बाबा को एक लार्जर देन लाइफ इमेज किया है। हम बाबा को सवाल कभी नहीं पूछते, हम भी उनको एक फील गुड गुरु की तरह देखते हैं आजकल। मेरा नहीं, सवाल पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं, इसलिए तो ये बहस हो रहा है, हम ये डिबेट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, बाबा के कई और ये कंट्रोवर्सीज है जी, मेरी बड़ी दूर की कौड़ी है कंट्रोवर्सीज का। आपने ठीक कहा राजदीप, क्योंकि एक किताब है जो बाबा रामदेव के ऊपर लिखी गई, जिसको रुकवाने के लिए बाबा रामदेव अलग अलग कोर्टों का दरवाजा खटखटा चुके। मुझे नहीं पता उस किताब में ऐसा क्या है जो बाबा रामदेव को डर है कि वो किताब पब्लिक में आ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके किताब का प्रकाशन रुकवाया जा रहा है। एनीवेज, मेरी एक थ्योरी है और मैं उस थ्योरी पे आप दोनों की टिप्पणियां चाहता हूं। हम सब ये जानते हैं कि बाबा रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। 2009 में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, काले धन को लेकर आंदोलन किया, बहुत सारी बातें कही, भारत स्वाभिमान, ये वो। क्या इस बात की कोई संभावना है अगले 5 से 10 वर्षों में, यदि विपक्षी पार्टियों को, अगर धीमे धीमे फेस सेंट्रिक ही हो गई है पॉलिटिक्स, चेहरे पर वोट गिरता है, पीएम कैंडिडेट कौन ये पूछा जाने लगा है, क्या इस तरह की कोई संभावना है कि बाबा रामदेव एक
सहमति के कैंडिडेट बनकर उभरे और उसकी 2-3 वजहें हैं। एक तो ये कि बाबा रामदेव जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी का विस्तार हरियाणा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक है और यहाँ बिहार तक है, यूपी और बिहार तक है, एमपी तक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो साहब हम तो देश के लिए समर्पित हैं, हम तो भगवाधारी हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम किसके लिए जोड़ेंगे, हमारे तो कोई बच्चे नहीं, हम तो जो कर रहे हैं देश के लिए। एंड पॉइंट नंबर 3, आप किसी भी पहाड़ में, दुर्गम रेगिस्तान में चले जाइए, अगर वहां एक दुकान होगी तो उसके बाहर पतंजलि और उससे मुस्कुराते हुए बाबा रामदेव आपको नजर आएंगे। ये मैंने अपने चुनावी दौरों में खूब देखा है। तो क्या ये पोटेंशियल कैंडिडेट क्या कर रहे हैं सौरभ जी? नजर आ सकते हैं? मैं जवाब दे दूं इसका? जी मैं जवाब दे दूं। देखिए, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करना तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं देखा हूं कि ये एक मूर्खता है। फिर भी मैं ये मूर्खता करूंगा जी कि जहां तक मुझे लगता है बाबा जी के पॉलिटिकल फील्ड में उभरने का, मुझे बिल्कुल नहीं लगता वो पॉलिटिक्स में आ पाएगा या आएगा। इसका वजह मैं बताता हूँ। आप अगर देखेंगे हमारे सामने जितने भी, आपने फेस की बात कही कि अब फेस पे ही होता है, मैं पर्सनैलिटी कल्ट पे ही चलता हूँ। तो बाबा जी के पास सबसे बड़ी गलती तो बाबा जी ने यही कर दिया कि जो क्लेम करते हैं वो बहुत ज्यादा कर दिए और वो एक्सपोज भी होते गए। वो सत्ता में आने के बाद एक्सपोज होते तो बच जाते और हमने उसका एग्जाम्पल देखा है। लेकिन आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। वो मॉडल पहले बिना स्क्रूटिनी के और बिना एक्सपोज हुए उसको चलाना पड़ेगा। अब क्या है, हम कई दफा हम सोचते हैं कि इंडियन लोग ऐसे सोचेंगे, ऐसे वोट करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन मुझे हर इलेक्शन में वोटर्स चौंकाते हैं और मुझे लगता है वो इतने मैच्योर है कि हम ज्यादा कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता भारतीय वोटर को बाबा जी एज ए पॉलिटिशियन और जो डिलीवर कर सकते हैं और जो एक सीरियस पॉलिटिशियन है उस तरह से बाबा जी को देखते हैं। बाबा जी से प्यार बहुत है, बहुत लोगों को प्यार मिलता है, जैसे नेताओं को, सॉरी अभिनेताओं को मिलता है या क्रिकेटर को मिलता है। लेकिन उस प्यार को, उस प्यार में एक पॉलिटिकल फेथ, राजनीतिक परिपक्वता लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं उस आदमी में, मुझे नहीं लगता बाबा जी में वो देख पाएंगे। और बाबा जी ने खुद भी महसूस किया 2014 में, उन्होंने एक थोड़ी बहुत कोशिश की थी। तो पॉलिटिकल गेम में मुझे नहीं लगता बाबा जी आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन बाबा जी के बिजनेस एम्पायर बढ़ेंगे, बाबा जी के क्रेडिबिलिटी उनको जरूर बढ़ाना चाहिए। और जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात राजदीप जी ने कहा है, मैं बहुत ज्यादा राजदीप के साथ रेगुलरली एग्री नहीं करता, हम दोनों काफी बहस करते हैं, लेकिन इस बात में कि बाबा जी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे योगा और आयुर्वेदा पे सवाल उठ जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है योगा और आयुर्वेदा के, और ये उन्होंने अर्न किया है, ये उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं इस सक्सेस के साथ मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान देके या दूसरे एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए इस सक्सेस को मैं मिस यूटिलाइज नहीं बोलूंगा, बट ओवर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहूं सौरभ, आप ऐसी बात ना करें नेता नगरी पे, क्योंकि इससे दो चीजें आज हो गई है। एक तो बाबा जी को आज रात को नींद नहीं आएगी एक बार ये प्रोग्राम देखें। दूसरे कई और नेता हैं इस देश के जो आपकी बात सुनकर उनको भी नींद नहीं आएगी। आप एक जानिए, बाबा रामदेव जैसे नेता, जैसे व्यक्ति नेतागिरी में है, अब बाबा रामदेव की क्या जरूरत है? 2009 में उन्होंने अपने आप को एक तरह से एंटी करप्शन एक्टिविस्ट की तरह से दिखाया था, अन्ना हजारे के साथ जुड़ गए, वो एक जमाना अलग था। अब उनकी जरूरत नहीं, अब उस तरह के व्यक्ति की क्यों जरूरत है? बाबा राजदीप, इस पूरे सवाल के दो पहलू, एक तो ये क्यों किया गया कि मैं कह रहा हूँ कि एक तो बाबा रामदेव की पॉलिटिकल एम्बिशन थे, राइट, इसीलिए वो जगह जगह कि हम इतनी जगह सीट लड़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि एक 5-10 साल बाद एक ये इट्स अ हाइपोथेसिस कि अगर सारी पार्टियां चेहरे की तलाश करें, होता ना, कभी आप जेपी की तलाश कर रहे हो, कभी राम, वो एक चेहरा कौन हो जिसके पीछे आप लामबंद हो, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव या प्रधानमंत्री के लिए। सर आपको के लिए एक पॉलिटिक, आज बाबा रामदेव के पास उस तरह की फौज नहीं है जिस तरह की हमारे जो बड़े पार्टियां हैं उनके पास है। नंबर 2, ये पार्टियां जानती हैं किस तरह के व्यक्ति का इस्तेमाल करना। देखिए, बाबा रामदेव का इस्तेमाल किया गया एक तरह से उस समय,
क्योंकि वो एक माहौल बनाना था ना भ्रष्टाचार खिलाफ। अन्ना हजारे का उपयोग किया गया, बाबा रामदेव का उपयोग किया गया। अब बाबा रामदेव की महत्वाकांक्षा जरूर होगी कि मैं खुद नेता बन जाऊं, ये तो है, ये लास्ट सीन में होता है कि मैं खुद बनूंगा। आप पहले किसी और को बनाते हैं, फिर वो आप खुद बनना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के, मैं नहीं समझता कि बाबा रामदेव नेता पार्टी के नेता बनकर किया जाएगा। कई नई नेता भी आ सकते हैं जो कहेंगे देख चलिए बाबा आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। बाबा रामदेव इज अ गुड ब्रांड एम्बेसडर, बट ब्रांड एम्बेसडर डज नॉट बिकम पॉलिटिशियन। और आजकल मार्केटिंग गुरु बहुत है, हमारे नेताओं में बहुत है। मैं नाम नहीं लूंगा आज, मैं आज नाम नहीं लूंगा। एस्टेब्लिश्ड नेता बहुत हैं जो इसी तरह से 3 कैमरा के शूट करते हैं जिस तरह से बाबा रामदेव ने किया। बाबा रामदेव भी जानते हैं किस तरह से अपनी मार्केटिंग। एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क की जरूरत नहीं है, एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव अपना पार्टी खोल के भी सक्सेसफुल हो सकता है। इसका एग्जांपल अरविंद केजरीवाल है। लेकिन डिफरेंस है, अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी खोला था, हमें सपने दिखाए थे, तो अरविंद केजरीवाल को अटैक करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वो एक क्लीन इमेज लेके, अपने डेवलपमेंट एक मॉडल लेके, और जो उनके फॉर्मूला थे वो पेश किया था। एंटी करप्शन वाज द मेन प्लान। लेकिन बाबा रामदेव जब नए पार्टी खोल के उभर के आएंगे भी, तो उनके क्या प्लान होंगे? और ऑलरेडी उन्होंने ऐसे दावा करके या कई और कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होके उनके ओपोजिशन जो होंगे उनको एनफ मटेरियल दे चुके हैं कि उनपे अटैक होंगे। तो नया क्या पेश करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी बात है, इंडियन लोगों को ऑलरेडी 2 मॉडल मिल चुके हैं, आपने देखा है। अब दोनों ही धीरे धीरे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुके हैं। तो अब जो तीसरा और नया मॉडल आएगा वो बहुत ही अलग और इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही नया कुछ लाना पड़ेगा, तभी दोबारा ये पूरा गेम दोबारा होगा। चलिए कौशिक डेका, इस पूरी बातचीत में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपको तंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जनता के सवाल। राजदीप जी तैयार हैं? बिल्कुल। पहला सवाल है करमन्या रैना का। वो कह रही है कि हालिया घटनाओं से यह दिखता है कि भारत की मीडिया कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल है। कभी कोविड-19 की कवरेज के दौरान, कभी इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के दौरान उनको पता ही नहीं कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। तर्क, अंधविश्वास, एकदम नारेबाजी, तथ्य एक तरफ रख के क्या प्ले करना है, स्ट्रेटेजिक चीजों को कैसे दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो सवाल क्या है, वो क्या हम पर इल्जाम लगा रही है? जी, भारतीय मीडिया पर इल्जाम लगा रही है कि वो एक रवैया है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करना है। सौरभ जी, मैंने बहुत दिनों पहले, अब भारतीय मीडिया को डिफेंड करने का ठेका मेरे पास नहीं और ना ही मैं लूंगा। एक जमाने की मीडिया को कहा गया बेंड करे, झुक जाए, वो पूरी तरह से वो क्रॉल कर गए, यानी साष्टांग एक तरह से किया। अब वही हो रहा है, मीडिया को कहा है कि आप झुक जाइए, मीडिया पूरी तरह से, जिसे कहते हैं साष्टांग नमस्कार जिसे कहते हैं, पूरी तरह से उन्होंने कर दिया है। अब आप ये जानिए, अब इस पे बारे में कितनी बात करें। और आप ये भी जानिए, केवल मीडिया को टीवी के जरिए से मत देखिए, आप आज की तारीख में देखिए प्रिंट, डिजिटल, कई चीजों में, और सब चैनल को एक बास्केट में या एक डब्बे में मत डालिए। आपको कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आप कहेंगे पूरी मीडिया खराब है, ये भी गलत होगा। लेकिन मीडिया की कई कमियां हैं, मैं उन कमियों के बारे में आज आपके सामने नहीं बोलना चाहता, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। जी, अरिहंत सुराना का सवाल है कि क्या बायकॉट चाइना इकोनॉमिकली देश के लिए अच्छा है या सिर्फ ये इमोशंस का मामला है, कैलकुलेशन नहीं किया गया है? देखिए, मुझे लगता है, मेरी राय साफ है, पहले अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाइए। चीन ने अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया दुनिया भर में, हमें भी अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है। और हाँ, एक माहौल जरूर बनाना है जिसमें हम जो कंज्यूमर है, अगर हम किसी मार्केट में जाए और 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक चीन का एक भारत का, और दोनों समान है, के प्रोडक्ट जरूर लीजिए, लेकिन फिर उस प्रोडक्ट को आपको कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा। चीन नंबर 1 क्यों बन गया? क्योंकि उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री सप्लाई लाइन बनाई। यहाँ हम वो सब नहीं करते, लेकिन नारेबाजी में हम नंबर 1 बन जाते हैं। चलिए बॉयकॉट करते हैं,
केवल बॉयकॉट के नारे से नहीं चलेगा, आपको सिस्टम बनानी पड़ेगी जो चीन को 10, 15, 20 साल के बाद मुकाबला कर पाएगा। चीन ने 20 सालों के 25 सालों की मेहनत के बाद ये सिस्टम बनाई है, हमें भी बिल्कुल 25 साल आप मेहनत ठीक कह रहे हैं कि ये एक दिन में जीती जाने वाली जंग नहीं है, एक दिन की रेस नहीं है। आपको लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी सारी चीजों में लगातार निवेश करना होगा, और वो जिसको एक शब्द है ना प्रोटेक्शनिज्म, उसके जरिए काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपने 90s में अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोली है, तो दुनिया भर से चीजें आपके आ रही है और आप दुनिया भर में भेज रहे हो। तो चाइना से आपको अगर कंपीट करना है, जैसे अर्थात में अंशुमान जी लगातार कहते रहते हैं, तो आपको लेबर रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको तत्परता दिखानी होगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिर्फ एक नारा नहीं रहना चाहिए। मतलब जो लोग चाइना छोड़ के भी जा रहे हैं उनके लिए इंडिया शुड बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और भारत को अपनी ये लगातार इंडस्ट्री के जो अलग अलग संगठन है वो सरकार को ये कह रहे हैं कि हमें कुछ वक्त लगेगा ताकि वो सप्लाई चेन दुरुस्त कर सके, वो एक दिन में नहीं होगा। सुनील चौधरी पूछ रहे, एक नाम बताइए पूरे विपक्ष में जो अटल बिहारी वाजपेयी का 50% भी अच्छा हो। देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में ऐसा कोई नेता मुझे नजर नहीं आता विपक्ष में जो वाजपेयी जी की तरह लोकप्रिय नेता देश भर में हो। अपने राज्य में है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता बंगाल में है, शरद पवार राजनीति में माहिर है महाराष्ट्र तक, लेकिन वो अभी भी वो सीमित है। आप कह सकते हैं कुछ हद तक सचिन पायलट ने युवाओं में अपनी एक छवि बनाई है। मैं कभी कभी जब अमरिंदर सिंह को टीवी पे लाता हूं तो हमारे जो टीवी वॉचिंग अंग्रेजी ऑडियंस है, अरे बड़ा दिक्कत देता नजर आता है, लेकिन पंजाब के बाहर उनकी कोई एक तरह से कोई अहमियत नहीं है। शशि थरूर अंग्रेजी ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा वक्ता लगता है, लेकिन अपने तिरुवनंतपुरम और मिडिल क्लास के बाहर उनकी कोई ऐसी पहचान नहीं है। नेशनल लीडर कोई आज की तारीख में विपक्ष में नजर नहीं आता, और यही वजह है, मैं हमेशा कहता हूं आज की तारीख में मोदी जी वही है जो एक जमाने में अमिताभ बच्चन थे। नंबर 1 to 10 चलिए, कौन है मोदी जी को मुकाबला देने? अश्विनी का जरूर रखना, जरूर एडिट मत करना, क्योंकि मोदी जी के सपोर्टर्स फिर कहेंगे, ये जरूर रखना। डोंट वरी। अश्विनी कात्याल का सवाल है कि आप लोग क्या सोचते हैं जब मोदी जी राजनीति छोड़ेंगे एंड ही विल हैंड ओवर द, तो हम सब जानते हैं अमित शाह फ्रंट रनर होंगे। आप लोगों को क्या लगता है अमित शाह एज अ पीएम, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या होंगे? क्या वो हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ झुकेंगे या स्टेट्समैन की तरह बिहेव करेंगे? उनकी दावेदारी के बारे में आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पे? ये अश्विनी कात्याल का सवाल है। सौरभ जी पहले, अश्विनी जी पहले, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ छोड़ने वाले हैं। कहीं छोड़ने की बात छोड़ो, रिटायरमेंट कुछ होते नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं ना टायर्ड ना रिटायर्ड। लेकिन इसके साथ साथ मैं जोड़ूंगा कि अगर अमित शाह बनते हैं तो उनमें वो हार्ड हिंदुत्व की राजनीति 100% करेंगे, लेकिन वो कोalition की राजनीति करना उनको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीति है हार्ड हिंदुत्व की, एक सुप्रीमो नेता की। मोदी जी में जो क्षमता है कि वो अपने आप को बदल सकते हैं बदलते हुए जमाने से, एडेप्टेबिलिटी है, वो मुझे उस तरह की अमित शाह में नजर नहीं आती। वो उनकी वीकनेस है। उनकी स्ट्रेंथ है कि वो वर्कर के साथ जो उनका ऑर्गेनाइजेशन पर जो पकड़ है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ सकती है, क्योंकि चुनाव जो लड़ा जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन पर एक तरह से लड़ा जाता है, केवल पर्सनालिटी पर नहीं। तो पर्सनालिटी शायद उनकी मोदी जी के कहीं बहुत मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ है, ये उनकी स्ट्रेंथ। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी की आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। क्या सलाह है आपकी राजदीप जी? सर सलाह क्या, आज लॉकडाउन के जमाने में सलाह बहुत कम होते हैं, लेकिन मॉनसून शुरू हो गया है, बादल नजर आते हैं और उनको देखकर ही मैं खुश होता हूँ। तो बाहर बैठिए, चाय पीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो पकोड़े मिलते हैं वो दिल्ली में भी उसी तरह से अगर मिल जाए तो अच्छी बात हो। चाय पकोड़े, पूरे जो बारिश का पूरा मजा लीजिए, अच्छा मौसम है। और इसके साथ किताब पढ़िए। मेरे दोस्त कमलेश सुतार, हमारे कॉरेस्पोंडेंट हैं इंडिया टुडे के महाराष्ट्र से, उन्होंने किताब लिखी है 36 डेज, जो महाराष्ट्र में उनका इंटरव्यू किया है किताब वाला में। जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी पिछले साल पर, उन्होंने किताब लिखी है, तो मैं वो किताब पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति में बहुत
बदलाव आया था पिछले साल, तो वो किताब पढ़ूंगा। और हाँ, एक बार फिर मालिश करना है। अब आजकल मालिश की आदत एक बार फिर लग गई है, तो मालिश तो करना ही है। किताब पढ़ूंगा और चाय, गरम चाय, अदरक की चाय, हमें महाराष्ट्र में कहते हैं भजिया, आप लोग पकोड़े कहते हैं मुझे लगता है दिल्ली में हमारे भजिया को। उसके साथ साथ अनियन भाजी जो होती है बहुत फर्स्ट क्लास होती है, मस्त रहेगा। और शनिवार को मैं प्रॉन करी राइस स्पेशल बनाया जा रहा है मेरे लिए। राजदीप जी, मॉनसून के समय जो शरीर में पित्त की स्थिति है वो बिगड़ती है, इसलिए तैलीय पदार्थों से बचना चाहिए। अरे ये सब पुरानी बातें हैं। अरे ये आयुर्वेद की बातें हैं भाई। देखिए सर, कि ये उम्र नहीं कि आप गरिष्ठ भोजन करें, थोड़ा परहेज शुरू करिए। देखिए मैं तेल बराबर ऐसा रखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल कम हो इस तरह का तेल में मिक्स करके वो प्रॉन करी बनती है, बड़ी अच्छी बनती है। आप भी खाइए मेरे साथ एक मछली खाइए, मछली अच्छी होती है। शेलफिश इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मछली अच्छी होती है सेहत के लिए। आपने मछली का जिक्र किया, मुझे मनोहर पर्रिकर का ध्यान आ गया। मनोहर पर्रिकर दिल्ली में बतौर रक्षा मंत्री जब थे तो सबसे ज्यादा फिश मिस किया करते थे। उन पर भी किताब आ रही है। पढ़ ली, उस पर भी किताब वाला कर लिया। अच्छा, आपने पढ़ भी ली? मैं पढ़ ली, इंटरव्यू भी कर लिया। पहले महाराष्ट्र की किताब, फिर गोवा की किताब। राजदीप जी, मेरी जिंदगी की इकलौती महत्वाकांक्षा है कि मैं हिंदुस्तान में राजनीति पे जितने भी अच्छी किताबें आई हैं उन सबको पढ़ लूं। वो मेरी इकलौती हवस कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए। मुझे बहुत मजा है पढ़ने में, और अब तो लिखने में भी आने लगा है। अरे वाह, आप किताब लिख रहे हो? तो आजकल मैं खाली समय में कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। नॉन फिक्शन, फिक्शन क्या लिख रहे हो? लव स्टोरी? नहीं सर, प्रेम कथा? प्रेम करने की चीज है, लिखने की चीज नहीं है। हो, यही वन लाइनर आज का बन गया। ये आज का वन लाइनर आपने हमें दे दिया। चलिए, नेता नगरी का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में। आप क्या करेंगे जी? सबसे क्या आप क्या कर रहे हैं? आप जनता को तो बताइए। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ? दरअसल मैं, राजदीप जी, ये वो मौसम है जब आपको अगर बेलें उगानी है ना, कद्दू की, तरोई की, लौकी की या करेले की, तो उन बेलों के बीज लगाने का ये सबसे मुफीद वक्त है। अगर आप तैयार करनी है, आप खेतों की तरफ भी जाएंगे तो वो वहां पे जुताई का काम अब धीमे धीमे शुरू हो रहा है। तो एक तो मुझे वो करना है, बाकी आप अपनी किसानगिरी मार्केटिंग, किसान सौरभ द्विवेदी द किसान, उसकी मार्केटिंग आप कर रहे हो? नहीं, मुझे सर किसानी करनी है। मेरे खेत हैं, मुझे वही करना है। आप तो 55 में हैं और आप कह रहे हैं 60 में रिटायर होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन खेती तो करनी है। देखिए सर, करनी है। मैं आपको बताऊं राजदीप जी, भारत की जो कुछ प्राचीन विधियां थी खेती की, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, जैसे पहले अलग अलग तालाब थे। अनुपम मिश्र की बड़ी कमाल की किताब है, आज भी खड़े हैं तालाब, उनको साथ लें और कुछ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें, और अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें ना तो ये बहुत अच्छी चीज है खेती। चलिए, गुड। जैसे लोग जिनकी डीप पॉकेट्स हैं वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स खरीदेंगे भी, तो मार्केट भी है। जरूर करेंगे। आप ऐसा करिए, आप खेती करिए और आपके खेती के प्रोडक्ट्स मैं खरीदूंगा। नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी का ये सिलसिला यूं जारी रहेगा। पूरे एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सियासत का, लोकतंत्र का सबसे जरूरी तत्व यह है कि संवाद होता रहे। शुक्रिया।